कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने अंग्रेजों की भारत में शिक्षा नीति के विषय में हमने पढ़ना शुरू करा। जब हम अंग्रेजों की भारत में शिक्षा नीति की बात करते हैं तो हमने कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले हमने ये देखा उद्देश्य के बाद में हमने ये देखा कि इस शिक्षा का माध्यम क्या था। हमने देखा माध्यम के बाद में शिक्षा किस विषय की दी जाए, हमने ये देखा। आज के लेक्चर में हमें शिक्षा के संबंध में लाए गए समय समय पर आयोग, उनके विषय में देखना है और इसके बाद में हमें ये देखना है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव, इफेक्ट, और इस इफेक्ट में हम ये देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या इफेक्ट अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो शिक्षा नीति लागू की गई उसके बारे में हमें पढ़ना। जब हम अंग्रेजों के द्वारा लाई गई शिक्षा के बारे में पढ़े तो हमें आज के दिन में ये कंप्लीट करना है कि उनके द्वारा कौन कौन से आयोग को बैठाया गया। इन्हीं बातों को हमें कंप्लीट करना है और इन्हीं बातों को कंप्लीट करके आगे पढ़ने की कोशिश हमें करना है। तो जब हम शिक्षा नीति के आयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले आयोग जो हमारे दिमाग में आता है वो आयोग आता है 1854 का वुड डिस्पैच। 1854 में वुड डिस्पैच लाए गए। इस वुड डिस्पैच का उद्देश्य भारत में शिक्षा का आधारभूत ढांचा निर्मित करना और इसी के कारण इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई और इसी के कारण हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जैसे कि 1857 के करीब करीब भारत के 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियों में, एक बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा बंबई में हमें 3 विश्वविद्यालय की स्थापना दिखाई दी। वो किस अधिनियम के तहत? वो 1854 के वुड डिस्पैच अधिनियम के तहत। और इसके कारण ही इस पूरे डिस्पैच को हम विश्वविद्यालय, कौन सा? विश्वविद्यालय अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्लियर होते चले। इसी के बाद जब वुड डिस्पैच आया तो उसके बाद में वुड डिस्पैच के बातों का भारत की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इस प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 30 वर्षों के बाद लगभग एक पुनः आयोग को भेजा गया और उस आयोग का नाम हमें दिखाई दिया जो 1882 के करीब करीब आया। इस 1882 के करीब करीब आए हुए आयोग का नाम हंटर अधिनियम है। हंटर 1882 में यह है। इस समय में भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था रिपन। क्या नाम था? रिपन। और रिपन के लिए अगर मैं कुछ बात बता दूं तो ये स्थानीय शासन का भारत में जन्मदाता था और इसी के कारण इसकी जो सोच थी उस सोच का प्रभाव हमारी शिक्षा पर भी पड़ा और इसी समय में जो हंटर आयोग आया उसके द्वारा भारत की शिक्षा के विषय में अध्ययन किया गया। जब इसके द्वारा अध्ययन किया गया तो अध्ययन करने के दौरान इसने पाया कि भैया शिक्षा का तो विकास हुआ परंतु शिक्षा के दौरान इन्होंने माध्यम और महिला शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया और इसीलिए इसने माध्यम के बारे में बताया कि भैया शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो प्रारंभिक शिक्षा के समय में मातृभाषा होनी चाहिए और जैसे ही प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में कोई बच्चा प्रवेश करता है तो माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश करने के बाद में उसे 2 प्रकार की शिक्षा के बारे में मार्गदर्शन देना चाहिए। एक, केवल और केवल व्यवसाय को ध्यान में रखकर कि अर्थात बच्चा आगे व्यवसाय करना चाहता है तो उसको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए और दूसरा, माध्यमिक शिक्षा में हमें
बड़ी बड़ी डिग्री या फिर शोध के लिए हमें उसको बताना चाहिए कि आपको शोध कार्य अगर करने हैं तो उस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। साथ में इसने महिला शिक्षा के लिए भी काम किया और इसीलिए इस पूरे आयोग को प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए कार्य करने वाले आयोग के नाम से भी जाना गया। यह आया था 1882 में, हंटर आयोग। हंटर आयोग एक और रहेगा, जैसे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ोगे तो वहां पर भी हंटर आयोग के द्वारा हंटर आयोग बैठा था, जिसका उद्देश्य पंजाब में अशांति के विषय में जांच पड़ताल करना। हंटर आयोग जो 1882 था, इसके माध्यम से महिला शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और साथ में निजी शिक्षा का निजीकरण पर अत्यधिक बल दिया गया। और जब बल दिया गया अत्यधिक मात्रा में निजी शिक्षा पर, तो निजी शिक्षा पर बल दिए जाने के कारण भारत में कई सारे विश्वविद्यालय के, कई सारे प्राथमिक विद्यालय, कई सारे माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हुई। जब प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीयों के द्वारा की जाने लगी, तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा का भी हमारे देश में कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा। जब राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा, तो इसी समय में आप सभी को पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। और जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जो था हमारे देश का, वो राष्ट्रवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब राष्ट्रवाद बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगा कि ये जो राष्ट्रवाद की बात थी, वो जनता तक के पहुंचने लगी। किस तक के पहुंचने लगी? जनता तक। जब जनता तक के पहुंचने लगी, तो जनता इस बातों को समझने भी लगी। कारण था शिक्षा। जब जनता शिक्षित होने लगी, तो जनता राष्ट्रवाद, अपनी हित के विषय में सोचने लगी। जब हित के विषय में सोचने लगी, तो सरकार पहली बार पेशोपेश में, और उसके द्वारा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण की जगह करने की जगह उसके द्वारा सरकारीकरण करने पर जोर दिया गया। इसी समय में 1899 के करीब करीब एक नया गवर्नर जनरल बनकर आए, जिसका नाम था कर्जन। क्या नाम था? कर्जन। और इसके द्वारा 1899 से लेकर 1905 तक के भारत का वायसराय के रूप में कार्य किया गया। जब वायसराय के रूप में कार्य किया गया, तो इसके द्वारा किए गए कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य था 1902 का विश्वविद्यालय अधिनियम। जब इसके द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, तो इस विश्वविद्यालय अधिनियम के माध्यम से जितनी भी निजी संस्था थी, उनकी मान्यता के लिए सरकार पर जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकार ही किसी भी निजी विश्वविद्यालय को मान्यता देगा और उन्हीं के दिशा निर्देशों के माध्यम से निजी विश्वविद्यालय चल सकेंगे। कितने टीचर हो, कितने फॉलोअर्स हो, इन सब की बातें विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत निर्धारित कर दी गई, जिसके कारण सरकार धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में दखल देने लगी। इसका प्रमुख कारण था राष्ट्रवाद का बढ़ना। किसका बढ़ना? राष्ट्रवाद का बढ़ना। जैसे ही राष्ट्रवाद बढ़ने की बात हुई, तो इसी के बाद में हमें एक और चीज दिखाई देने लगी आगे चलकर, जो 1917 के करीब करीब 1917 के करीब करीब यदि हम बात करें, तो गांधी जी का आगमन हो चुका था। और गांधी जी के आगमन के कारण हमें दिखाई दे रहा कि लोगों में धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना बढ़ने लगी थी, ज्यादा बढ़ने लगी थी। और राष्ट्रीय चेतना जब बढ़ने लगी थी, तो लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान भी बढ़ने लगा। जब शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ने लगा, तो इसी समय में कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था, वहां पर विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। जब विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, तो उसी समय में एक आयोग बिठाया गया, जिसकी अध्यक्षता सैडलर के द्वारा की गई। इसी कारण 1917 के अधिनियम को, जो शिक्षा से संबंधित था, इस अधिनियम को सैडलर आयोग नाम दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1902 के विश्वविद्यालय अधिनियम और आगे किस प्रकार शिक्षा का विकास किया जाए, उसके विषय में अनुशंसा की। तब के 1917 के सैडलर आयोग। इसने बोला कि 1902 का जो आयोग था, इसके माध्यम से सरकारी शिक्षा पर
शिक्षा को सरकारी करने का जोर दिया गया, जिसके कारण शिक्षा जो है वो धीरे 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 कहीं ना कहीं जकड़ती चली गई, और जकड़ती चले जाने के कारण लोग कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित होते चले गए। और इसीलिए उसने कहा कि भैया शिक्षा को सरकारी करने की जगह पर निजीकरण पर ज्यादा जोर दो। ये किसने कहा? 1917 के सैडलर आयोग। जब यह आयोग आया तो इसके द्वारा एक और बात बोली गई कि भैया आगे जो शिक्षा रहेगी उस शिक्षा को आप धीरे 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 आप व्यवहारिक शिक्षा या जीवन को चलाने वाली शिक्षा में बदलिए। केवल और केवल फर्जी, केवल और केवल डिग्री के मकड़जाल में आप बिठाने की कोशिश ना करो विद्यार्थियों को। इस बात की अनुशंसा 1917 के सैडलर आयोग के द्वारा की। इसी दौरान 1913 के करीब करीब 1913 के करीब करीब एक देसी रियासत के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क रूप में देने की बात की, जिसके बाद तो अंग्रेजों पर भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा यह कहा गया कि भैया जिस प्रकार से एक देसी रियासत प्राथमिक शिक्षा निशुल्क रूप कर सकती है तो भैया आप क्यों नहीं कर सकते। इसी दौरान सरकार के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया और कहा गया कि भैया हम शिक्षा सबको नहीं दे सकते, पर हम भारत को कभी भी निरक्षर नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ लोग साक्षर होने देंगे। तो यहाँ से समझ में आता है कि अंग्रेजों की जो नीति थी भारत को शिक्षित करने की नहीं, बल्कि केवल और केवल अपने खाना आपूर्ति करने की थी। जिससे हमें कब समझ में आता है? 1913 में जब एक देशी रियासत के द्वारा क्या किया गया था? प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क रूप से करने की बात की। इसी के बाद गांधी जी जब लगातार आंदोलन करते चले गए तो लगातार आंदोलन करने के दौरान लोगों में धीरे धीरे आजादी की सुगबुगाहट तेज होते चली, और इस सुगबुगाहट को कहीं ना कहीं गांधी जी समझे, और समझने के कारण ही गांधी जी के द्वारा 1934 के करीब करीब अपने ही निजी पत्रिका में उनके द्वारा भारत की आजादी के बाद में शिक्षा किस प्रकार से हो, शिक्षा का माध्यम क्या हो, और शिक्षा किस प्रकार से किस उपयोगिता को ध्यान में रखकर दी जाए, इसके बारे में उनके द्वारा लगातार लेख लिखे गए, जिसको वर्धा योजना, ये वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना गया। वर्धा शिक्षा योजना, इस शिक्षा के माध्यम से महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया जो शिक्षा हो उसको दो रूपों में बांटिए। पहला प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा प्रायः मातृभाषा में देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस शिक्षा में व्यक्ति की समझ माता के प्रति ज्यादा रहती है, मातृभाषा के प्रति ज्यादा रहती है, तो वो कहीं ना कहीं मातृभाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ा पाएगा। जैसे ही वो प्राथमिक शिक्षा को क्रॉस करेगा उसके बाद में जब माध्यमिक शिक्षा में आएगा तो माध्यमिक शिक्षा में आप दो प्रकार की शिक्षा देने की कोशिश करें। एक व्यवसायिक शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है तो आप उसे व्यवसायिक शिक्षा दो। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आगे पढ़ना चाहता है तो उसे उसी प्रकार की शिक्षा देने की कोशिश करिए, अर्थात उसे शोध कार्य के संबंध में शिक्षा देने की कोशिश करिए। ये बात उन्होंने कही। इसके बाद हमें दिखाई दिया भारत करीब करीब आजाद हो गया 1947। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो उसके बाद में शिक्षा के विषय में समय समय पर कई सारे आयोगों की स्थापना की गई, और इन आयोगों में 1986 का आयोग, 2005 में जो एनसीईआरटी उसको बदला गया, उस समय की बात की जाए, और वर्तमान में 2015 में जब नई गवर्नमेंट आई तो उसके द्वारा कुछ बदलाव किए गए, पर अभी भी शिक्षा में कई सारे बदलाव करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इसमें कमी होने के कारण हमारे यहाँ पर आज भी डिग्रीधारी बेरोजगारी, अर्थात हम ये कहें कि स्वच्छंद बेरोजगारी की मात्रा लगातार बढ़ते जा रही है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो शिक्षा इनके द्वारा दी गई इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है।
नकारात्मक और सकारात्मक अगर हम दोनों ही बातों की बात करें तो दोनों ही चीजें हमें दिखाई दी। यदि हम नेगेटिव में देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा दी गई, उन शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण कई सारे योग्य व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने में असफल रहे। मतलब लगातार भारत अशिक्षा की ओर बढ़ते चले गए। दूसरा, माध्यम अंग्रेजी होने के कारण जिन व्यक्तियों के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण किया गया वो कहीं ना कहीं नैतिक पतन की ओर चले गए। वो इतने ज्यादा पश्चिमीकरण पर चले गए कि उनको अपनी सभ्यता के प्रति जो लगाव होना था वो कम होते चले गए, तो कहीं नैतिक पतन होता। उसके बाद शिक्षा के बारे में बात करें तो इसके समय में जो शिक्षा दी जा रही थी वो ज्यादा तकनीकी शिक्षा नहीं दी गई बेटा, वो साहित्यिक शिक्षा दी गई। जब ज्यादा साहित्यिक शिक्षा दी गई तो स्वाभाविक रूप से साहित्यिक शिक्षा के माध्यम से उस समय के भी और वर्तमान समय के भी युग में नौकरी कर पाना कठिन कार्य, तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ पर डिग्रीधारी बेरोजगारियों की संख्या उस समय में बढ़ते चली गई। तो बेरोजगारी हमें बढ़ते हुए दिखाई दी, ठीक है। पर सकारात्मकता भी रही, पॉजिटिव। यदि हम पॉजिटिव अप्रोच की बात करें तो जो लोगों के द्वारा शिक्षा प्राप्त की गई उनके द्वारा केवल साहित्य पढ़ने की कोशिश नहीं की गई, उनमें से कुछ लोगों के द्वारा उनके द्वारा राष्ट्रभक्ति की किताबें भी पढ़ी गई। जब राष्ट्रभक्ति की किताबें पढ़ी गई तो इनमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों के चरित्र के मूल्यांकन करने की क्षमता भी आई। जब क्षमता आई तो इन्हीं राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा भारत में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया गया। आया समझ? दूसरा, कुछ ही मात्रा में सही महिला शिक्षा की जब बात की गई तो कहीं ना कहीं महिला उद्धार भी हमें इस समय में दिखाई दिया। यह हमें पॉजिटिव रूप में दिखाई दिया। कुछ ही समय में कहीं, परंतु कुछ ही मात्रा में सही, पर कुछ तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई। जैसे रुड़की 1847 हमारे देश का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय ये स्थापित हुआ। ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई देता है। कल के लेक्चर में हम किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद को पनपाने में कितने सुधारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और खूब मन लगाकर पढ़िए। पर उसके पहले 2 प्रश्नों को जरूर रखिए। पहला प्रश्न, 1882 के आयोग को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा प्रश्न, 1902 के समय में जो विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था उस समय के भारत के वायसराय का नाम क्या था? धन्यवाद।